आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, यानी कि जिस डेमोक्रेसी में टू और मोर लेवल की गवर्नमेंट हो और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, तो वहाँ जो सिस्टम है पावर शेयरिंग का, वो फेडरलिज्म सिस्टम है वहाँ पे। फिर देखो, सबसे फर्स्ट इसमें इसका ओवरव्यू जानते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स पढ़ी, जिसमें फर्स्ट थी कि गवर्नमेंट की पावर जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को दी जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। सेकंड अपन ने पढ़ी कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को दी जाती है। तो ये फेडरलिज्म उसी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में जो पावर शेयर की जाती है उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। और ये डेमोक्रेसी में मेजर फॉर्म मानी जाती है पावर शेयरिंग की। मुख्य रूप से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का ये तरीका, ये फॉर्म सबसे ज्यादा देखी जाती है। इस चैप्टर में भी अपन फोकस करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में, और इसी को ही फेडरलिज्म कहा जाता है कि जहाँ पावर को टू और मोर गवर्नमेंट के लेवल्स में शेयर किया जाए, तो वहाँ जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है वो कैसा है, फेडरलिज्म का सिस्टम है। फिर देखो, इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट अपन फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इंडिया में, जो इंडिया के फेडरलिज्म को बताते हैं। इंडिया की जो पॉलिसीज है फेडरलिज्म की, उसको आइडेंटिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सी पॉलिसीज है, साथ में यहाँ के लीडर्स के द्वारा कौन सी पॉलिटिक्स की गई जिससे इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो मजबूत हुआ। और इस चैप्टर के एंड में अपन थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट बात करें इसमें, व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। तो सबसे फर्स्ट अपन फिर से रिवाइज करते हैं जो चैप्टर फर्स्ट अपन ने पढ़ा। उसमें अपन ने 2 नेशंस की स्टोरी देखी, बेल्जियम और श्रीलंका की। तो दोनों के जो हालात थे वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट थे, अपोजिट वहां की कंडीशन थी दोनों की। पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट था दोनों का अलग अलग था। अगर अपन उसको रिकॉल करें तो आप देखो कि बेल्जियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके पावर किसको दी गई, रीजनल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई। रीजनल गवर्नमेंट वहां बेल्जियम में पहले भी थी, लेकिन उनका रोल भी था, उनकी पावर भी थी। यानी कि पहले भी बेल्जियम में रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट थी, उनका भी स्टेट के अंदर रोल था, उनके पास भी पावर थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट की पावर को विड्रॉ कर सकती थी जब चाहे। अब वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए 1993 में, तो अब रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी। यानी कि अब रीजनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं थी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट को बना दिया गया। और इसी के साथ ही बेल्जियम यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। यानी कि बेल्जियम में यूनिटरी गवर्नमेंट से अब फेडरल गवर्नमेंट बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल श्रीलंका का जो है, तो वहां कंटिन्यू जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सब कुछ कंट्रोल किया गया। सारे जो काम थे
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किए गए, वहां पे यूनिटरी सिस्टम रहा, यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट थी वहां की, श्रीलंका की, तो उसी के पास सारी पावर थी। तमिल लीडर चाहते थे कि श्रीलंका भी एक फेडरल कंट्री बनना चाहिए, श्रीलंका में भी फेडरल सिस्टम लागू होना चाहिए। अब सबसे फर्स्ट अपन बात करें, दोनों एग्जाम्पल से पता चला, बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके बेल्जियम को फेडरल सिस्टम वहां लागू कर दिया गया, लेकिन श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम ही चलता रहा। अब फेडरलिज्म जो है वो एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां पावर डिवाइड कर दी जाती है किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि स्टेट्स के बीच। जो फेडरेशन है यहाँ पे टू लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक तो वो गवर्नमेंट जो पूरे इंटायर कंट्री की है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्यू सब्जेक्ट्स के लिए, जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, जो पूरे देश के लोगों के इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। और अदर जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंस लेवल पे या स्टेट लेवल पे होती है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग, डे टू डे स्टेट की जो भी व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं, उन सबको संभालने का काम किसका होता है, स्टेट का। और दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से अंडर नहीं होती किसी के, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। अब आप इस मैप में देखोगे आज वर्ल्ड में जहां जहां फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वो नेशंस यहाँ पे है, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो ये कई देश हैं, ज्यादा देश तो नहीं है अभी भी दुनिया में, लेकिन जो पॉपुलेटेड नेशन है वो इसमें शामिल है। अब देखो नेक्स्ट इसमें बात करें कि जो फेडरेशन है वो अपोजिट है किसके, कॉन्ट्रास्टेड में अपोजिट है यूनिटरी गवर्नमेंट के। यानी कि फेडरलिज्म जो सिस्टम है वहां पे तो टू और मोर लेवल की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में तो या तो वन गवर्नमेंट होगी या टू गवर्नमेंट, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट अगर वहां होगी तो वो सबऑर्डिनेट होगी, अधीन होगी सेंटर के। तो देखो इसी में यूनिटरी सिस्टम में या तो वन लेवल की गवर्नमेंट होगी या वहां पे सब यूनिट भी हो सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो सब यूनिट, वो स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट होगी, अधीन होगी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर जारी कर सकती है प्रोविंसेस को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर सकती है, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी खुद की पावर है, वो आंसरेबल भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ऐसे नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा ये काम कैसे हुआ, क्यों किया। दोनों इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, सेंटर और स्टेट, और दोनों गवर्नमेंट किसके लिए आंसरेबल होगी, पीपल्स के लिए, लोगों के लिए ही। लोगों को जरूर जवाब देना पड़ेगा दोनों लेवल की गवर्नमेंट को। अब बात करें अपन फेडरलिज्म के फीचर, जो फेडरल सिस्टम है उसके फीचर क्या है। जहां जिस देश में फेडरलिज्म है तो वहां पे अपन कैसे उस नेशन को फेडरलिज्म बता पाएंगे, जब वहां फेडरलिज्म के फीचर होंगे तो ही। अब देखो फेडरलिज्म के फीचर की बात करें तो फेडरलिज्म में टू और मोर लेवल की गवर्नमेंट होती है। सेकंड, डिफरेंट ईयर की जो गवर्नमेंट है, मतलब सेंटर और स्टेट, वो शासन चलाएगी सेम सिटीजन पे। जैसे आज अपने देश में फेडरलिज्म है, स्टेट गवर्नमेंट का शासन भी अपने ऊपर चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन भी अपने ऊपर चलता है, सेम सिटीजन पे रूल करती है दोनों लेवल की गवर्नमेंट। लेकिन दोनों का जो जुरिडिक्शन है वो अलग अलग है, चाहे वो लेजिस्लेशन की बात हो, चाहे टैक्सेशन की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो।
जुरिडिक्शन का मतलब है अधिकार क्षेत्र। जैसे आज अपन बात करें कि जो करेंसी है, करेंसी नोट या बैंकिंग सिस्टम है, ये पूरा, ये जो एक सब्जेक्ट है करेंसी या बैंकिंग सिस्टम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। पूरे देश में कॉमन करेंसी होना जरूरी है। ये नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, नेशनल कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इसलिए ये जिम्मेदारी, इसमें कानून बनाने की, इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जुरिडिक्शन है वो अलग है, स्टेट का अलग है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगी। टैक्स की बात करें तो जैसे इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। जैसे जमीन की जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, उसका जो रेवेन्यू टैक्स जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, सीबीआई जो एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। पुलिस प्रशासन जो व्यवस्थाएं हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो कहने का मतलब, सेम सिटीजन पे दोनों लेवल की गवर्नमेंट रूल करेगी, लेकिन दोनों का जो जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वो अलग अलग होगा। कानून बनाने से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। फिर देखो थर्ड, जुरिडिक्शन जो है, अधिकार क्षेत्र जो है, रेस्पेक्टिव लेवल या जो गवर्नमेंट है उसका, वो स्पेसिफाइड होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों की पावर, दोनों के सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होंगे। साथ में प्रत्येक लेवल की गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस और उसके पास जो पावर अथॉरिटी है, उसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ही देगा। जैसे सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया जाएगा, कितने साल में इलेक्शन होंगे, तो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल कहो या गारंटी देने वाला कहो, वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखो फोर्थ प्रोविजन, जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बेसिक रूल्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए जो नियम कहो, वो किसी भी एक लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा यूनिलेटरली, एक तरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना है तो सेंटर और स्टेट दोनों लेवल की गवर्नमेंट से कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा। कोर्ट जो होंगे, फिफ्थ जो फीचर है, वो इंटरप्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनकी क्या पावर है। और जो हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट होंगे, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो वो एज ए एम्पायर का काम करेंगे। अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में, तो जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये एज ए एम्पायर की तरह डिसीजन देंगे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फिर देखो सिक्स्थ, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। यानी कि प्रत्येक लेवल की गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आएगी, कौन सा टैक्स किस गवर्नमेंट को जाएगा, तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऐसा इसलिए होगा कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, जैसे फाइनेंशियली वो फ्री हो फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए, जिससे वो व्यवस्थाएं जो भी देश में चलती है उनको चला सके, जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कवर कर सके। तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के, इनकम के जो सोर्सेज हैं वो स्पेसिफाइड होंगे, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, मनी उनके पास इनफ अवेलेबल हो इसलिए। फिर देखो सेवंथ जो फीचर है, तो फेडरल सिस्टम जो है उसके दो ऑब्जेक्ट हैं। बेल्जियम में आपने देखा दो ऑब्जेक्ट, कि एक तो वहाँ की कंट्री की जो यूनिटी है वो बनी रही, जो कंट्री है वो वहाँ की यूनिटी अंडरमाइन नहीं हुई, मतलब सारे लोग एकजुट रहे। दूसरा, वहाँ पे जो भी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग कास्ट कल्चर के लोग थे, उन सबका रिस्पेक्ट किया गया।
तो ऐसे ही फेडरल सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, वो है एक तो सेफ गार्ड, सुरक्षा देना और प्रमोट करना यूनिटी को प्रोटेक्ट करना और यूनिटी को मजबूत करना। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है फेडरल सिस्टम का। और सेकंड जो है कि जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है, एरिया वाइज जो भी कास्ट कल्चर रिलीजन के जो लोग हैं उनको अकोमोडेट करना, उनमें तालमेल लाना, ये फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो किसी भी नेशन में जो फेडरलिज्म है वो कैसे इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस में आ सकता है, कैसे फेडरलिज्म फॉर्म किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, फेडरलिज्म कैसे फॉर्म किया जाएगा और कैसे वो प्रैक्टिस में आएगा। तो ये तभी होगा जब वहां पे डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो एग्री हो कुछ बेसिक रूल्स पे, पावर शेयरिंग के जो रूल्स हैं उन पे दोनों लेवल की गवर्नमेंट एग्री हो, तब ऐसा हो सकता है। साथ में आपस में उनमें ट्रस्ट भी हो कि वो अबाइड, मतलब पालन करना, कि वो जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसका पालन भी करेंगी, ये विश्वास हो आपस में, तब वहां पे फेडरलिज्म इंस्टीट्यूट मतलब फॉर्म हो सकता है और प्रैक्टिस में फेडरलिज्म वहां आ सकता है। फिर देखो एक आइडियल फेडरल सिस्टम क्या होगा। आइडियल फेडरल सिस्टम वो होगा जिस देश में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, आपसी विश्वास हो, गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल की है उनमें, और साथ में उनमें एग्रीमेंट भी हो, एक सहमति समझौता भी हो एक साथ रहने का। देश की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपस में एक दूसरे पे विश्वास करे कि सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, और उनमें सहमति भी हो कि हाँ स्टेट सारे मिलकर इसी नेशन को फॉर्म करते हुए, एक यूनिटी को मजबूत करते हुए वो एक साथ रहेंगे। तो वहाँ फेडरलिज्म जो होगा वो एक आइडियल फेडरलिज्म होगा। फिर देखो अपन बात करें कि जो पावर का जो बैलेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल। तो ये जो पावर का बैलेंस है, ये कहो ये पावर का जो बैलेंस है वो वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन अलग अलग होता है। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर का जो बैलेंस है कि कौन सी लेवल की गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगी, कौन सी लेवल की गवर्नमेंट कम पावरफुल होगी, ये अलग अलग फेडरेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो ये मेनली डिपेंड तो करेगा वहाँ उस देश में जो फेडरलिज्म फॉर्म किया गया है तो वहाँ का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, किन हालातों में वहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो फॉर्म किया गया, किन हालातों में फेडरलिज्म लागू किया गया। तो उस दौरान का जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, जो हालात कैसे थे, उनमें जो फेडरलिज्म, उन हालातों में जो फेडरलिज्म फॉर्म हुआ उस पर डिपेंड करेगा पावर का बैलेंस, जो सेंटर और स्टेट के बीच पावर का बैलेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वहाँ का क्या रहा है, किन हालातों में वहाँ पे फेडरलिज्म फॉर्म किया गया है। तो देखो फेडरलिज्म को फॉर्म करने के, ये इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म को फॉर्म करने के दो रूट हैं, दो तरीके हैं फेडरलिज्म को फॉर्म करने के। इसमें फर्स्ट है कि होता क्या है कि इंडिपेंडेंट जो स्टेट है वो एक साथ आते हैं और वो मिलकर एक बिगर यूनिट बना लेते हैं, और साथ में अपनी सोवरेनिटी, संप्रभुता और अपनी आइडेंटिटी को भी वो मेंटेन रखते हैं। और इस टाइप के फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सभी स्टेट जितने भी हैं सबको इक्वल पावर होगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल होगी फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो देखो फेडरलिज्म को फॉर्म करने के दो रूट हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर।
कमिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म है उसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक बिगर नेशन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का फॉर्मेशन हुआ कि वहाँ के जो स्टेट थे वो सारे एकजुट होके उन्होंने एक बिगर यूनिट, एक नेशन का फॉर्मेशन किया। तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पे प्रत्येक स्टेट को इक्वल पावर होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है यहाँ पे सेंटर से। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि जो पावर का बैलेंस है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये डिपेंड करेगा कि वहां पे फेडरलिज्म का कौन सा रूट फॉलो किया गया है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो रूट है फेडरलिज्म का, यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक बिगर नेशन का निर्माण करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन वो ज्यादा पावरफुल होती है सेंटर से, और प्रत्येक स्टेट को यहाँ इक्वल पावर होती है। एग्जाम्पल इसके यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सेकंड जो रूट है यहाँ पे होता क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, और यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट से, और प्रत्येक स्टेट को यहाँ पे इक्वल पावर भी नहीं होती। कुछ स्टेट को, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स या स्टेट को यहाँ पे स्पेशल पावर भी दे दी जाती है। तो देखो आपने बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा कि वहाँ पे जो फेडरलिज्म जब लागू हुआ वहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट्स को दे दी गई और स्टेट को इंडिपेंडेंट बना दिया गया। तो ऐसे ही जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पर जो बड़े देश हैं वो क्या करते हैं, पावर को डिवाइड कर लेते हैं सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। और यहाँ पे प्रत्येक स्टेट को इक्वल पावर नहीं होती, कुछ स्टेट को स्पेशल पावर भी दी जाती है वहाँ के कल्चर, कास्ट, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, वहाँ के बैकवर्डनेस के कारण कुछ को स्पेशल पावर भी दे दी जाती है। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, और इसके एग्जाम्पल बेल्जियम, इंडिया, स्पेन। फिर देखो अपना आगे का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।